ओके। यस डॉक्टर साहब, स्टार्ट प्लीज। अ, अब डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कि एक दफ़ा आपको एडमिशन मिल गया है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। तो मुझे जो इंटरव्यू की ईमेल आई थी, मैंने अप्लाई किया था 27 जनवरी को। इस प्रोग्राम की डेडलाइन थी 15 मार्च। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट ईमेल आई वो आई 19 मई को आई थी। बेसिकली 13 मई को आई थी, 19 मई को मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू से मुझे यही लगा कि बेसिकली उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर ली थी। बस वो ये होता है कि वो जो सुपरवाइजर अपॉइंट करते हैं, खुद अपॉइंट करते हैं। तो वो मेरे से एक दफ़ा बात करना चाहते थे, तो वो यही पूछते हैं कि आप क्यों इस प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं और आपके जो एजुकेशनल या प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं। तो वो इजीली हो जाता है। तो वो हो गया। उसके बाद 19 मई को जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो 1 जून को मुझे एडमिशन लेटर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास फेज होता है कि एडमिशन लेटर के बाद आपने वीज़ा फाइल करना होता है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी फेज के मुतल्लिक होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं और आपको एडमिशन लेटर मिल गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है वीज़ा फाइल करने के। एक एसटीएस होता है, एक नॉन एसटीएस होता है। अब एसटीएस में क्या होता है कि एसटीएस में ये इन्होंने 10 कंट्रीज के लिए ओपन किया है। ये इसमें आपका वीजे की जो आउटकम है वो 20 दिन उन्होंने वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन 1 मंथ तक ना आपको नतीजा बता देते हैं कि आपका वीजा लग गया है या वीजा नहीं लगा। एसटीएस में आपने बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। एक तो क्या है कि आपने पूरे पहले साल की फीस पे करनी होती है। दूसरा आपने क्या करना है कि एक 10,000 कनेडियन डॉलर का इधर कनाडा के एक बैंक में अकाउंट खोलना होता है। और वो पैसे आपको हर मंथ जो है वो आप कह लें कि जाते आपको $2,000 मिल जाएंगे, और बाद में हर मंथ आपको $730 मिला करेंगे। मतलब वो आपके ही पैसे हैं। वो सिर्फ वो उनको एक हो जाती है, गारंटी मिल जाती है कि बच्चा यहाँ पे सफ़र नहीं करेगा और इसको फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए ये एसटीएस आया। तो अगर एसटीएस को देखें तो फिर आपको मतलब 22 लाख ये कह लें, 19 लाख वो कह लें, तो बाकी छोटी मोटी चीज़ों के मिला के 3 लाख काट लें, तो ये आपका टोटल एक्सपेंस निकल आएगा। लेकिन आप समझते हो कि आपके पास इसके अगर पैसे नहीं हैं, ये ब्लॉक अमाउंट के पैसे नहीं हैं, और आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप नॉन एसटीएस में अप्लाई करो। नॉन एसडीएस में क्या होता है कि अब देखें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा थी, तो इसकी फीस की डेडलाइन जो सी थी पहली टर्म की, पहले सेमेस्टर की, जो कि बनती थी कुछ मतलब आप कह लें 4600 रुपया बनती थी, 4600 कनेडियन डॉलर बनती थी, वो 29 सितंबर थी। तो आप जस्ट वो पहले सेमेस्टर की फीस पे करें, और आप उनको अपने फाइनेंसिस शो करने के लिए फिर कोई बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे। वो 30 लाख की भी हो सकती है, 40 लाख की भी, 50 लाख की भी, वो टोटली डिपेंड करता है आप पे। फिर आप चाहे अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाएं। फिर थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ जाता है वीजे के डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि एसडीएस वाले के उनको पता होता है कि इसके पैसे कनाडा में पड़े हुए हैं, उसके वो इतना फाइनेंसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन नॉन एसडीएस वाले पे उन्होंने देखना है कि इसकी कोई जो इसका स्पॉन्सर है उसकी कोई सॉलिड इनकम है या नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए ऑप्शन है कि जिनके पास थोड़े पैसे कम है, वो एक सेमेस्टर की फ़ी पे करें। वो मतलब बैंक वाले जो उनसे हैं वो स्टेटमेंट बना देते हैं पैसे लेके, तो वो स्टेटमेंट बनवा लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है नॉन एसटीएस में, वो ये आती है कि जैसे एसटीएस में 1 मंथ में वीज़े की आउटकम निकल आती है, नॉन एसटीएस का चाहे 20 दिन में आ जाए, चाहे 4 मंथ में उसकी कोई अपडेट ही ना आए, तो उसकी कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है नॉन एसटीएस में। अब मैं इसको एक एक चीज को ब्रेक डाउन करता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिशन हुआ, तो आपने फी पे करनी है। फी आप दुनिया के कहीं से भी पे कर सकते हैं। कनाडा में कोई रिलेटिव है उसके थ्रू पे कर सकते हैं, अमेरिका में कोई भाई है, यूके में है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कोई नहीं है पाकिस्तान से करनी है तो आप जाएं। आप और हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी ये काम करना है कि आप फी पे करने लगे हैं या अपना ये जो 10,000 का अकाउंट पे करना है, तो आपने अपना अकाउंट किसी अच्छी ब्रांच में ओपन करवाना है। अब मुझे पता था मिज़ान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक तहसील में रहता हूँ, जुमरा में, फैसलाबाद की तहसील है। तो मैं उनके पास गया तो उनको कुछ पता नहीं था।
तो मुझे यूट्यूब से आके सारा वो डॉक्यूमेंट देखने पड़े। तो आपने ये करना है कि आप अकाउंट खुलवाएं, और किसी अच्छी, लाहौर में रहते हैं तो लाहौर की मेन ब्रांच में, फैसलाबाद में रहते हैं तो फैसलाबाद की मेन ब्रांच में। तो जहाँ पे भी ये, पहले आपने पूछना है कि मैंने कनाडा का जीएसटी पे करना है, मैंने कनाडा में फ़ी पे करनी है, तो मुझे कोई इशू ना आए। तो आप उधर जाएंगे, आप इजीली जोन सा है रेमिटेंसेस डिपार्टमेंट वाले आपकी फ़ी पे कर देंगे। जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी आपको एक रसीद इलेक्ट्रॉनिक जोन सी है वो दे देगी। तो वो आपका फ़ी पेमेंट का सबूत हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने जीआईसी, अगर एसटीएस में कर रहे हैं, जीआईसी की पेमेंट है, उसका ये प्रोसीजर होता है कि आपने कनाडा का दो में से एक बैंक चूज कर लिया, सीआईबीसी और स्कोशिया बैंक। तो सीआईबीसी बहुत बेस्ट बैंक है, तो मोस्टली बच्चे वही करते हैं। तो आपने गूगल पे गए, तो सीआईबीसी रजिस्ट्रेशन की, आपने अपना नेम दिया, ईमेल दिया, एड्रेस दिया, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे, वो ले जाना है आपने अपने बैंक के पास और कहना है कि इस एड्रेस पे ये जो पेज पे लिखे ना इसके मुताबिक पैसे भेज दें उनको। तो आपके बैंक वाले उनको पैसे भेज देंगे, और 3 से 5 दिन में आपको वो एक लेटर दे देंगे कंफर्मेशन का, सीआईबीसी वाले, आपका जीआईसी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आइट्स। आइट्स तो आपने पहले ही दिया होना है, वो लगना होता है वीज़ा में, वो भी आपके पास पहले होना है। इसके अलावा एसटीएस में एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपना अप फ्रंट मेडिकल करवाना होता है। अप फ्रंट से मुराद होता है कि एडवांस में। ये मेडिकल सिर्फ आईओएम कनाडा का जो वो आईओएम मेडिकल सेंटर हैं 3 जगह पे पाकिस्तान में, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और कराची में है। तो आप इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या ईमेल करोगे आप तो आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। चाहे आप जितनी देर मर्जी पहले ले सकते हो, ये 1 साल तक वैलिड रहता है। तो अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी तो वो आपको एक दिन देंगे, एक टाइम देंगे। आपने कराची की है, जहाँ पे भी किया, आप जाते हो, 37,500 इसकी फीस है मेडिकल की। वो आपकी हाइट चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, यूरिन को चेक करते हैं। तो बेसिकली वो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि टीबी तो नहीं, कोई फैमिली डिजीज तो नहीं, तो आपने उनको नल नल ही कही जाना है। आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वैसे ही उनको कुछ कह दोगे ना, ये बीमारी फैमिली में है या ये है, तो वो आपका क्या करेंगे कि मेडिकल को एक्सटेंड कर देंगे, कहेंगे कुछ दिन बाद आइएगा। तो आप इस तरह को कुछ नहीं चाहते, आपने जस्ट कहना है कि कुछ भी नहीं है। तो ये आपका मेडिकल भी बन गया। वो उसी टाइम आपको लास्ट पे आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो, बाकी हम आपकी रिपोर्ट खुद भेज देंगे वीज़ा वालों को। तो वो आपका मेडिकल भी बन गया। ये जो उनसे हो गई, उसके अलावा डिग्री ट्रांसक्रिप्ट पहले निकलवाया होगा, ये होते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट। फिर वहाँ पे एक फाइल बनती है, उसको कहते हैं क्लाइंट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट इंफॉर्मेशन में वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप जो भी लगाना चाहते हैं, जो आपको लगता है सूटेबल है, आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन वो फाइल 4 MB से बड़े ना, बच्चे हम क्या करते हैं कि उसको कंप्रेस कर लेते हैं। तो उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी में ऑप्शनल होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आपका एसओपी उधर लगता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एसओपी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। दूसरा आपका लगता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। अब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस खिदमत मरकज होता है, आप वहाँ पे जाते हो तो आप बहुत इजी उन्होंने कर दिया है। आप 6 उधर चीज़ें होती हैं कि कोई आपने अपना टेनेंट को रजिस्टर करवाना है, व्हीकल को रजिस्टर करवाना है, तो आपने उधर देखना है कि करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। तो उन्होंने आपसे आपका पासपोर्ट लेना है, आपका नेम वगैरह लेना है, तो उन्होंने कहना है कि 3 दिन बाद आइएगा। तो 3 दिन में ये होता है कि वो देख लेते हैं कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है। 3 दिनों बाद वो आपको आपका वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद जो तीसरी अहम चीज़ है जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में लगती है, वो एफआरसी लगती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने नादरा में जाना है, तो आपने कहना है एफआरसी बना दें। तो वो होता है कि एक डॉक्यूमेंट पे आपकी पूरी फैमिली के सीएनआईसी और इंफॉर्मेशन एक पेज पे कर देते हैं। तो मेन एप्लीकेंट आपने होना है, तो वो भी बन जाएगी। वो 1,000 रुपया लगेगा इसका, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का 500 लगेगा, इसका 1,000 लगेगा। आपने परेशान नहीं होना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें। बेसिकली एक दिन जाके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया, एक दिन एफआरसी बन गया, और जब आप इस जगह पे पहुंच जाओगे तो आपको वो मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं वो लाइनों में खड़ा होता था तो मुझे बहुत बुरा फील होता था और बंदा उकता आ जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या लगाना है, आप अपना क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में रिज्यूमे या सीवी लगा सकते हो। फिर आपने अपने एसओपी में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात की है तो उसका कोई सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाएं उधर।
फिर अगर आपकी ज़मीन है तो उसके आप रेंटल एग्रीमेंट बनवा लें, लीज एग्रीमेंट बनवा लें, वो भी बड़ा आसान है। कचहरी में जाओगे, उनको सारा पता है कि स्टूडेंट को कैसे बना के देते हैं, वो आपको बना देंगे। और इसी तरह आपने लास्ट पे एक डॉक्यूमेंट लगा देना है कि एक पेज है, उस पे आपके स्पॉन्सर की टोटल सैलरी पीकेआर में मंथली कितनी है, कनेडियन डॉलर में मंथली कितनी है, और एनुअली कितनी है। तो वो नोटराइज भी उधर ही कर देते हैं। ये कचहरियों का काम, सारे ये एग्रीमेंट एक दिन में बन जाते हैं। और ये मैं अभी आपको अपनी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फाइल लास्ट में दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये किन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि मैं स्पॉन्सर किसे बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा हूँ, और वो जो पुलिस वालों की पे जो सी है वो सिर्फ 65,000 होती है। तो अब उसको तो मैं शो कर नहीं सकता, वो तो कुछ भी नहीं बनेगी ईयरली कनेडियन डॉलर में। दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मामू को स्पॉन्सर बना लूँ, जिनके पास काफ़ी टैक्स रिटर्न है। वो आपके हर कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव होगा जिसका टैक्स रैकेट बहुत अच्छा होगा, सारे डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन जब मैंने वीज़ा ऑफिसर्स के इंटरव्यू सुने कि रिजेक्शन की क्या रीज़न होती है, तो उन्होंने कहा कि देखें, आपके पेरेंट्स एक लॉजिकल बात है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हमें उन पे कोई हम क्वेश्चनिंग नहीं करते। लेकिन जब कोई बंदा अपनी अंकल या एंट को बनाता है स्पॉन्सर, तो फिर होता है कि वो अपने क्यों सेक्रीफाइस करेंगे अपने पैसों को आपके लिए। तो फिर मैंने मतलब अपने फादर को स्पॉन्सर बनाया, और बिल्कुल जो थोड़ी लैंड के डॉक्यूमेंट्स बनाए, घर का लगाया एवेलुएशन करवा के। तो वो बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि एसटीएस था तो उन्होंने बिल्कुल डिग नहीं किया। तो ये कंप्लीट हो गया एसटीएस में। अब नॉन एसटीएस में आते हैं। नॉन एसटीएस में भी आपने ये चीज़ें लगाई, सिर्फ डिफरेंस क्या होना है कि आपने उधर जीआईसी पे नहीं करना, जितनी फीस पे करनी है आपकी मर्जी है वो लगा देनी है। उधर आपने मेडिकल पहले नहीं करवाना। अगर आपको वो वीज़ा वाले आपको कहेंगे कि अब आप मेडिकल करवाएं, तो मेडिकल की अगर रिक्वेस्ट आती है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं नॉन एसटीएस में। क्योंकि इसका मतलब है वो आपका वीज़ा प्रूफ करने वाले हैं कि अगर वो आपसे मेडिकल मांग रहे हैं, तो उसमें आपके मेडिकल के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन उसका वही मसला होता है टाइमलाइन का। फिर आपने वो बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी है नॉन एसटीएस में। अब ये होता है कि अब ये मैंने अपनी फाइल कर ली प्रिपेयर, और ये ऑनलाइन वेबसाइट पे सारी चीज़ें लग गई। इसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है। ये 235 कनेडियन डॉलर होते हैं। इसमें आपकी बायोमेट्रिक की फ़ी होती है और आपकी वीज़ा अप्लाई की। जैसे ही आपने ये कर दिया, पे अप्लाई कर दिया, एक दिन के बाद आपको वो एक लेटर भेजते हैं कि आपने अपना बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। तो बायोमेट्रिक सबको, कोई विजिट वीज़ा अप्लाई करे, कुछ भी करे, बायोमेट्रिक के सबको आते हैं। फिर मैंने 15 जून को वीज़ा अप्लाई किया। देखें, 1 जून को मेरे पास एडमिशन लेटर आया, मुझे कोई इन्फो नहीं थी ये सब कुछ कैसे करना है। मैंने यूट्यूब से सीखा और 15 दिनों में ये चीज़ें कंप्लीट करके, और 15 जून को वीज़ा अप्लाई किया। 16 को मुझे बायोमेट्रिक का लेटर आया, और मुझे डेट मिली, कराची में मिली जल्दी से जल्दी। तो मैंने 21 जून को मैं कराची बायोमेट्रिक करवाने गया। 12 बजे मेरे बायोमेट्रिक हुए, और 5 बजे जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ भी गई थी कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो वैसे जो उनसे 20 को दिन लग जाते हैं, लेकिन आई एम लकी इनफ कि मुझे उसी दिन ही आ गई। तो जब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। फिर आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हो तो उस पर स्टैंप लग के आ जाती है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया एसटीएस का और नॉन एसटीएस का। अब कोई भी क्वेश्चन है आपका इस प्रोसेस के रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड है, वो मैं आपको अपनी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन की फाइल दिखा दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ भी आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हो इसके लिहाज से। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं ऐड करता जाऊँ। मैंने भी एसडीएस में अप्लाई किया था, और मेरा क्योंकि स्कॉलरशिप था तो मुझे बहुत लोगों ने कंफ्यूज किया कि तुम एसडीएस में ना करो क्योंकि तुमने एक साल की फ़ीस पे नहीं की। एसडीएस में एक साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जब एक साल की फ़ीस सुपरवाइज़र पे कर रहा था तो मैं एसडीएस में अप्लाई कर सकता था। फिर मुझे फेसबुक पे दो तीन बंदे मिले, मैंने उनको सर्च किया, लिख के ना डिफरेंट कीवर्ड से सर्च की पोस्ट, तो मुझे दो बंदे मिले जिनका स्कॉलरशिप बेस पे वीज़ा लगा था। फिर हम्म। मैंने उनके कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया, तो उनके कंसल्टेंट ने बताया कि आप अप्लाई करो, हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैक्सिमम अटैच करो, जिसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, रेंटल एग्रीमेंट्स, और मदर फादर सिस्टर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, जो जो भी पैसे, जहाँ जहाँ से भी आपके घर पैसे आ रहे हैं वो सारे शो करोगे, ये मुझे देंगे। इन दिस वे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो कनाडा के प्रोसेस में अगर आपने कनाडा आना है तो डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है।
और ये चीज़ है। बाकी रही बात, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 15-20 डेज में उनको सब कुछ उन्होंने किया और अप्लाई किया। जब मुझे एडमिशन मिला था तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी नहीं पता था डलहौजी यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया है, और नोवा स्कोशिया क्या है। जब ये पता चला नोवा स्कोशिया कनाडा में है, तो मुझे ये भी नहीं पता था कनाडा क्या पढ़ाता है, क्या होता है। हमने सुना था जर्मनी, यूएसए, इटली, चाइना, ये पता होता था। मुझे नहीं पता था कनाडा स्कॉलरशिप। मुझे लगता था कनाडा जिस पंजाबी रहते हैं या जाके लोग रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई उनकी कोई खास नहीं है, वो बस इंजॉय करने की जगह है। तो फिर कहने का मतलब ये कि उस टाइम हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कोई वेटरनरी का बंदा भी नहीं था जो कनाडा के मतलब बात करता। सो इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को उन सब वेटरनेरियन से लिंक करें जो आपसे यहाँ की इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और आप बिफोर द टाइम प्रिपेयर करें अपने आप को। और जितनी प्रायोरिटी आप इटली, चाइना उनको दे रहे हैं, उतनी कनाडा को भी दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म हर बंदा जो भी थोड़ा टाइम बाहर रहना चाहता है वो कनाडा आना चाहता होता है, तो क्यों ना फिर बंदा डायरेक्ट आए। सो जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और जब आप ऑप्शंस एवेलुएट करते हैं, मेरे दोस्त नॉर्वे भी गए हुए हैं और दूसरी कंट्रीज भी गए हुए हैं, और वो अब मेरे से पूछते हैं क्योंकि उनका अब मास्टर्स का टाइम उधर पूरा होने वाला है और उनको उधर कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और क्योंकि उनको लैंग्वेज बैरियर का सामना है और बहुत सारी चीज़ों का। तो कनाडा टफ है, लेकिन ये आपको लॉन्गर टर्म पे बहुत अच्छा रहता है अगर आपका गोल सेटलमेंट है। तो वो ये है। और अगर आपने जाते ही पैसे कमाने हैं तो फिर आपको मैं सीधा कहता हूँ कि इधर स्टार्ट में तो पूरे जो है ना हालत टाइट होती है। कि मैं आपको एक बता देता हूँ क्या होता है सीन स्टार्ट में एक तो आपको पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल नहीं मिलनी। इंडीड में मैं कोई 100-150 जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं बनना। जब मैंने खुद निकलना है ना सीवीयां लेके, तो तब जॉब मिलनी है। लेकिन अभी मेरा ये है कि मैंने एडजस्ट होना है एनवायरनमेंट में, तो मैंने अपना फोकस वो रखा हुआ है। अब आइडियल आप सिचुएशन लें कि आपको जाते जॉब मिल जाती है। आप काम कर सकते हैं कि जो उनसे 20 घंटे एक वीक में, ये जो बातें हैं कि आप कैश पे भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ये तब होती हैं अगर बच्चे कम हो। अब वो एक दुकान वाला क्यों गलत काम करेगा जब उसके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है। तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 80 के 80 घंटे भी काम करते हैं तो आपका टैक्स काट कूट के ये कोई 1100-1000 रुपया बनेगा। और यहाँ पे ये अल्बर्ट एडमिंटन में जो किराए हैं वो 550 से लेके 650 तक है। तो 600 रुपया आपका वो चले गया। आपका जो यहाँ पे आपने सिम रखनी है तो आपने पैकेज खरीदना ही खरीदना है, $50 उसके गए, तो 650 ये चले गया। अब ये शुक्र है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का कि ये हमें वो ट्रांसपोर्ट का कार्ड फ्री दे देते हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होती है। अब इसके बाद आपकी ग्रोसरी 200-250 की वो आ गई। तो बाकी आपके सारे दोस्तों के साथ घूमने, टिम होटन की कभी कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए $100 बचता है। तो अब इसमें आपने जो सा है पीछे क्या भेजना है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऑस्ट्रेलिया होता है और वो भी अब खत्म हो जाएगा क्योंकि सैचुरेशन हो रही है, और दूसरा उन्होंने भी पाबंदी हटा दी है। लेकिन जैसे ही इधर आपका सेमेस्टर क्लोज होगा, मतलब जब आप जाएंगे मई में, फिर आपके पास 3 मंथ हैं, फिर आप खुला काम कर सकते हैं। तो आप अपना ये गोल रखें कि तब सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लें, अपना जो अच्छी तरह बना के रखें पार्ट टाइम वाले से। अगर अच्छा काम करेंगे फिर उसने कहना कि जितना मर्जी करो, तो तब आप जो उनसे 3,000, 3500, इवन 4,000 तक बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छी सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर आप निकम्मों की तरह भी फुल टाइम करोगे तो आप 2,000 तो बना ही लोगे। तो ये वो मंथ होते हैं काम करने के। तो आपने बेसिकली यही सोचना है कि 2 साल मैंने सरवाइव करना है यहाँ पे, और 2 साल के बाद जब आपकी यहाँ पे एक प्रोफेशनल जॉब लगती है तो प्रोफेशनल सैलरी आपकी 70,000, 80,000 ईजीली है। कि ये जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं इनकी कनेडियन डॉलर पर एनम के लिहाज से, तो ये जितना भी आपके पैसे लगने हैं 30,000, 40,000, ये आपके आधे साल की पे है। तो ये बात आपने सोच के रखनी है। मैं बच्चों को बहुत इधर देखा है कि फाइनेंशियली बहुत परेशान होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे सारा कुछ घर वालों का लगवा के वो आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो वो जब देखते हैं कि इधर उनके पास शुरू वाले स्टार्टिंग मंथ में नहीं बन पा रहा होता है, कि उनके पास खर्चा ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप जीआईसी भी बनवाते हैं तो ये सोच के आना है कि मैं कोशिश करूंगा इसको बचा लूं, लेकिन अगर मुझे यूज़ करना पड़ा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, तो आप पढ़ाई पे भी आपके कोई जो है ना वो असर नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं भी ऐड करता जाऊँ। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने 3 अक्टूबर को अप्लाई किया था 2022 में। तब इन्होंने बोला था कि
अगर आप 6 अक्टूबर से पहले अप्लाई करते हो तो आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो। हम्म। जब मैं इधर आया था तो आपके जैसे आप कह रहे हैं, पहले 2 मंथ में डरा हुआ था कि काम नहीं करना, अगर काम करूंगा पढ़ा नहीं जाएगा तो मेरा स्कॉलरशिप है तो उस पर मसला ना बने, ये वो बंदे को शुरू शुरू में टेंशन होती, सर्दियाँ भी थी, विंटर था। तो तकरीबन 1.5 मंथ बाद मुझे समझ लग गई थी कि काम के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। फिर बिल्कुल। मैंने सीवी सुवी कहीं सबमिट नहीं करवाई, मुझे शर्म आती थी कि सीवी में मुझे जॉब चाहिए। मुझे दोस्त लेके गए मुझे जबरदस्ती कि यार काम करना पड़ता है, चल सीवी जमा करवा। सीवी मैंने बामुश्किल एक जगह पे टीम होटल पे ऐसी लिख के दे आया था कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो बता देना। उन्होंने नहीं कॉल की। लेकिन फेसबुक से मुझे एक इंडियन की पोस्ट मिली थी, वो कह रहा था, उसने लिखा हुआ था कि हमें पार्ट टाइम बंदा चाहिए, हमारी न्यू कंपनी यहाँ पे काम शुरू करने लगी है। मैंने पोस्ट जस्ट लाइक की थी तो उसने मुझे अप्रोच किया, यार आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ जी इंटरेस्टेड हूँ, अगर जॉब मेरी रेंज में है तो मैं आ जाऊँगा। उसकी ओटी टाइप जॉब की थी, वो मुझे मिल गई। जब मैं इधर आया अब आप वाले प्रोविंस में, तो इधर आके मैंने फिर जाके, मेरे साथ लड़का है नाइजीरिया का, मैं और वो 2 दिन पहले भी गया, तीसरे दिन मैं उसके साथ गया एंजॉय करने के लिए। क्या होता है वो, उसने जाके जगह जगह सीवी जमा करवाई, कोई उससे कॉल नहीं आई आज तक। एक जगह से आई थी उसको, होटल से, वो भी 3 माह बाद जाके कॉल आई थी, तो पिछले हफ्ते इंटरव्यू दे के आया, उन्होंने नहीं रखा। लेकिन उसका एक रेफरेंस था चर्च में, एक डॉक्टर उससे मिला, उस डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने बताया था कि तुम ओल्ड हाउस में मेरे पास जॉब कर लो, सर्वर की, जो फूड सर्व करता है। तो वो कर रहा है। लेकिन मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था कोop पे, ग्रोसरी स्टोर पे, तो मुझे ऑनलाइन मिल गई। सो मेरे पास अभी भी अनलिमिटेड वर्क आवर है मेरे पास। मैं किसी हफ्ते में 26, किसी में 22, और जिस दिन मेरा हफ्ते में कोई काम होता है उस दिन नो वर्क, तो मुझे ये ऑप्शन है। तो इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, टेंशन नहीं होती है आपको कि अब मुझे पता है कि दिसंबर 5 को, 5th को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने में 20 डेज मेरे पास हैं। मैंने सोचा हुआ उसमें, मैंने पहले ही उनको कहना है कि खुला टाइम दे देना मुझे। तो इस तरह काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बट जब 20 आवर्स लिमिट हो जाती है, देन हम्म। हमें थोड़ा सा होना पड़ता है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पे हम 2 इयर्स एजुकेशन है, उसमें स्टडी ओवर मनी है। उसमें स्टडी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा घर नहीं भेजेंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि मे बी अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो जो स्टाइपेंड आ रहा है वो, अगर वो 500 है, 400 है, 700 है, उसमें से आप कोई 50,000, 60,000 घर भेज सकें। अगर स्टाइपेंड नहीं आ रहा, देन नो चांस, आप पार्ट टाइम जॉब से कमा के घर नहीं भेज सकते। एनीवे ये चीज़ें हमने कवर की हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेठीबा का, वो कह रही हैं कि मैं एमफिल स्टूडेंट हूँ फिलहाल वेटरनरी पैथोलॉजी में, और 10 इयर्स का मेरा गैप है। अब मैं अगर दोबारा मास्टर्स कर सकती हूँ कनाडा में या नहीं? अब इसका ये होता है कि कनाडा में आपको यूनिवर्सिटी वाले तो एडमिशन दे देंगे, वो उनको गैप से इतना मसला नहीं होता, मसला होता है वीज़ा वालों को। तो वो कहेंगे कि इतना ज़्यादा आपको अब कैसे, एक तो ये है कि मास्टर्स पे जब आप मास्टर करते हो तो वो तो पक्की रिजेक्शन होती है। तो एक तो आपको यहाँ तो मास्टर छुपाना पड़ेगा, और दूसरा गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे थे तो आपको इस पढ़ाई की क्यों जरूरत पेश आई। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। नॉर्मल गैप जो उनसा इजीली जस्टिफाइबल होता है वो आप कह लेंगे 5 सालों तक होता है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, वो ये है कि पहले आप एडमिशन लें और फिर अपने एक्सपीरियंस पे, और उनको बताएं कि जैसे आप पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट में ही है, तो मीट की इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट को समझने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको परमिशन दी है। तो इस तरह करके आपको कोई स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी जिसकी कोई सेंस बने। लेकिन जारी बात है कि जो एक फ्रेश बंदा है उसका, और जो आपका गैप है 10 साल का, उस आपका ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इम्पॉसिबल नहीं होगा लेकिन डिफिकल्ट होगा। सही, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी इजीली, लेकिन जब हम्म। वीज़ा अप्लाई करना है उस टाइम आपको थोड़ा डिसऑनेस्टी शो करते हुए जस्ट डीवीएम शो करना पड़ेगा कि आप डीवीएम है, और आपने डीवीएम के बाद या कोई भी बैचलर्स के बाद जॉब की है। अब आप एक जॉब के उस लिमिट पे आ गई है कि आगे तरक्की नहीं हो पा रही जब तक आपके पास फॉरेन डिग्री ना हो। इसलिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और देन टेक्निकली पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, इसलिए स्किल्स लेने के लिए आपको एक और डिग्री करनी पड़ रही है। सो इस मैंने देखा डॉक्टर साहब, जो आप जैसी प्रोफाइल थी या मेरी प्रोफाइल थी, सिंपल बैचलर्स हमने किया, उसके बाद फॉरेन अप्लाई कर दिया, रेलिवेंट हर चीज़ें थी, हमें इशू नहीं होता। लेकिन जो लोग गैप के बाद अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा हम्म। रिजेक्ट होते हैं, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, या ऐसे कंट्री से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। अदरवाइज सिंपल है, अनटिल अनलेस आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग है आपको वीज़ा मिल जाता है। वही ना डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारी आती हैं एसओपीज कपल्स की, जो अप्लाई करते हैं और वो यही पूछते हैं कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा।
तो मैं यही देखता हूँ कि एक तो उनकी प्रोफाइल में कोई कोहिरेंस शो नहीं होती, कि पहले वो कुछ कर रहे होते हैं, अभी वो उन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू कहीं पे एडमिशन ले लिया होता है। तो वो कोई भी बंदा पढ़ेगा उसको नज़र आ रहा होता है कि कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। जब मैंने वीज़ा ऑफिसर के इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं हमें पता होता है कि 90% बच्चों ने वापस नहीं जाना, लेकिन ये कनाडा के लिए भी फायदेमंद है कि हमें क्रीम मिलती है, लेकिन हमने किस चीज़ पे डिसाइड करना है कि जो पेपर पे हमारे पास लिखा आना है उसमें सेंस बनती है या नहीं। तो आपको ये भी शो करना है कि आपने प्रोफेशनल वर्क करते रहे हो, कुछ करते रहे हो, और फिर ये भी बताना है कि आप वापस आए आओगे और ये जो आप स्टडी कर रहे हो ये किस तरह हेल्पफुल होगा आपको वापस जाने में, और आपके कैसे जो आपका प्रोफेशनल करियर है वो किस तरह ग्रूम करेगा। तो ये एक लंबी चीज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन टफ है। जी। सो यही कहा जाता है कि आप बाद में कनाडा आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पहले आ जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन इतनी अच्छी करें कि उनको देख के अगला बंदा मोटिवेट हो, इंस्पायर, और वो आपको चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हैं वीज़ा की सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमेल कैसे लिखें, एसओपी राइटिंग के मतलब बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे A to Z तो रिकॉर्डिंग राइटिंग को नहीं कवर कर सकते, अलबत्ता सैम्पल तो डॉक्टर साहब का जो मैं एक्सपीरियंस ना है ईमेल वो। ढूंढता हूँ और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ना वो कर देंगे। हम्म। वो मैं ना दिखा दूंगा इनको। ठीक है। सो वीज़ा में हम इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि एसडीएस है और नॉन एसडीएस है, दोनों में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। उसके बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको पासपोर्ट भेजना पड़ेगा, जो स्टैंप ला के वापस आ जाएगा, पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा मे बी, और वो ला के वापस आ जाएगा। और ये चीज़ है। और बाकी कंसल्टेंट हायर कर लेना अच्छी बात है, बट मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट स्टेज पे जाके किया था जब मुझे सब कुछ समझ आ गई थी कि ऐसे करना है। जस्ट डबल चेक करने के लिए मैंने कंसल्टेंट हायर कर लिया था, ताकि कोई गलती ना हो, लेकिन मुझे सब पता था मैंने क्या क्या करना है, ताकि कोई गलती ना हो मुझसे, और कंसल्टेंट से भी गलती ना हो। अगर आप कहेंगे सब कुछ कंसल्टेंट कर दे तो गलती के चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब इधर मैं एक बात ऐड करता हूँ कि मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जो उनसे हैं ना वो बच्चों को बहुत मिसगाइड करते हैं। एक तो वो ऐसे प्रोग्राम में भेजते हैं जिनमें एडमिशन जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है, लेकिन वो वीज़ा के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो उन्होंने रखा होता है कि आपको एडमिशन लेटर लेके देंगे, आपने इतना में पे कर देना है। तो जब प्रोसेस बच्चों ने देख लिया है इतना आसान है, ये करें। इनको कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं इनकी पूरी इनको मदद दूंगा। उसके अलावा एक और जो फ़ायदा है जो आप हमें दे सकते हो अगर आप देना चाहो, तो आप जैसे जीआईसी बनाते हो, मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल नहीं था आइडिया है। तो जब आप जीआईसी बनाते हो तो वहाँ पे आता है कि आपको हमारे बैंक का किसने बताया, रेफरल किसने दिया है। तो अगर आप मेरी या डॉक्टर साहब की वहाँ पे ईमेल पुट करते हो तो उससे आपको क्या होता है कि आपको $25 एक्स्ट्रा मिलते हैं, और वो जो उनसे 50, शायद 50 हो या 25 हमें भी मिलते हैं। तो ये भी आपका भी फायदा है। तो ये तो चलें साइड पे रख दें, लेकिन ये है कि आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप एक ग्रुप भी है कनाडा का, पीएसए कनाडा, वहाँ पे आप कर सकते हो पोस्ट, या मैं मतलब अपना जो उनसा एफबी का मैसेंजर का लिंक इधर दे दूंगा। आप मुझे टेक्स्ट कर दें। कभी कभार होता है कि 11 घंटे का फर्क होता है, तो आपने 2 दिन का वेट कर लेना है। वो इकट्ठा बैठ के मुझे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिस तरह के भी आए क्वेश्चन कोई भी पूछे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कभी मैं भी आपकी जगह था, और मुझे वो सारा कुछ याद आता है कि किस तरह बंदा जो उनसे है वो हेल्पलेस फील करता है और वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा होता है। तो बस ये है कि आप भी एफर्ट करें, और इंशाल्लाह जो उनसे साल बाद आप भी इधर होंगे। तो इंशाल्लाह। ये किसी आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो पैसे बचेंगे, दूसरा ये है कि कोई भी बंदा इतनी अच्छे से आपका काम नहीं कर सकता जितने अच्छे से आप खुद अपना काम करते हो। तो इसलिए आप खुद इसका बेड़ा उठाओ। और ये नहीं होगा कि नॉलेज की वजह से आप रह जाओ, लेकिन अगर आप खुद नहीं कुछ करोगे। अक्सर बच्चों का मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे लिए आप प्रोग्राम ढूंढ दें, तो ये तो आप कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है। मुझे तो डीवीएम वाले प्रोग्राम का पता होगा, ये कंप्यूटर साइंस वाला। तो वो बच्चे साल बाद भी इधर प्रोग्राम ही ढूंढते होंगे, क्योंकि जब उनको बता दिया गया है कि इस तरह आप प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं फिर भी नहीं ढूंढेंगे, तो वो अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आपने कंसल्टेंट हायर किया था या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको मजे की बात वाह। बताता हूँ कि मेरे बाद मैंने कोई 15-20 बच्चों की हेल्प की इसी तरह, उनको हर तरह से गाइड किया। एक बच्चे की तो मैंने 10 दफा एसओपी ठीक करवाई।
ओह। तो उसका भी वीजा लगा और उन सब के वीजे लग गए हैं। एक दो बच्चे का नहीं लगा, उनकी जरा प्रोफाइल ही थोड़ी नॉर्मल थी। तो वो सबके भी लग गए हैं, और वो सारे जोन से हैं वो पोस्ट भी करते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये है हमारी मतलब हमारी खास तौर पर जो फील्ड है वेटरनरी, इसके अंदर गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं है, स्पेशली कनाडा को लेके। और जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं और ये रिकॉर्डिंग्स हम अपलोड कर रहे होते हैं, हमें भी पता नहीं होता कौन कौन बंदा कब देख रहा है। बट लेटर ऑन कभी ना कभी वो बताते हैं कि यार हमने वहाँ पे देखा था, हमें ये आइडिया मिला था। मैं लास्ट टाइम मैंने एक सेशन किया था डॉक्टर जहां क्या नाम था, नाम से निकल गया, जहांगीर था शायद नाम। सॉरी डॉक्टर साहब अगर आप इसको देखें तो। लेट मी सी, खैर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आए थे, डीवीएम के, जहांगीर ये नाम। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आए हैं जहांगीर भाई। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने एक पहले यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ था चैनल, मैंने डिलीट कर दिया उस पे। मैंने वीज़े को सारा एक्सप्लेन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि जब आपका उन्होंने बताया कि मैंने आपकी एसओपी की वीडियो देखी थी, और उससे मैंने काफ़ी हेल्प ली थी, और मुझे पूरे गूगल पे एक ही एसओपी मिली जो वेटरनरी वालों की थी। अदरवाइज कोई एसओपी वेटरनरी से हवाले से नहीं थी। तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, आपने पहली दफा बताया है। इसी तरह एक और बंदा था झांग कैंपस का। मैंने ना एक पहले चैनल बनाया था, उस चैनल में कुछ कुछ रैंडम मटेरियल था, मैंने उसको डिलीट किया है। मैं डिलीट किया, साथ में मुझे मैसेज आया कि भाई मैंने अभी आपकी सीवी वाली वीडियो से देख के सीवी सेट कर रहा था, अभी देखा वीडियो नहीं है, कहाँ चली गई है। मैंने कहा यार वो मैंने चैनल डिलीट कर दी है। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि लोगों को हेल्प मिल रही होती है इन चीज़ों से, और वो बाद में हमें बताते हैं, कुछ नहीं बताते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 की हेल्प की है तो शायद 10 की और भी की हो जिनका हमें पता नहीं। कहने का हम्म। मतलब ये है कि मेरा ये अब मैंने एक साल पहले भी पाकिस्तान में वीडियोस बनाई थी। मैं एक सोसाइटी में था, लेकिन वो सेव नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की, वो ज़ाया चला गया सब कुछ। आज वो लोग दोबारा वो सारी चीज़ें ज़ीरो से कर रहे हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने का और प्रोवाइड करने का पर्पज़ यही है कि आज जो कुछ बंदे सुन रहे हैं शायद ये सब अप्लाई ना करें, लेकिन ये आगे किसी को बता सकते हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग जाके सुन लो, आपको एबीसी मालूम हो जाएगी। और जो जेड तक जाना है वो आपने खुद जाना है, कोई हम्म। आपको हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकता। और हम कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, कंसल्टेंट का काम आएगा आखिरी स्टेप पे, जब आप सब कुछ मेंटली प्रिपेयर हैं कि एडमिशन आपने खुद लेना है अच्छे प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप आपने खुद लेना है, एसओपी आपने खुद लिखनी है, सब कुछ आपने अपनी तैयारी वीआईपी खुद करनी। एंड पे आपने कंसल्टेंट को लेके आना है ताकि कोई कमी बेशी हो दूर हो जाए। अगर आप नहीं लेके आना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, आप खुद भी अप्लाई करें, डॉक्टर साहब ने खुद किया था। ये सब डिपेंड करता है आपके टाइम पे। मैं जॉब पे था, मेरे पास टाइम कम था, तो मैं कंसल्टेंट की तरफ चला गया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। हम्म। तो ये चीज़ है। और एक दो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि नेवली वाला मीट साइंस में मास्टर्स के बाद आप मीट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, वो डीवीएम प्लस नेवली प्लस ये एम मास्टर चलेगा, या सिर्फ ये मास्टर चलेगा? डॉक्टर साहब, अब इसमें होता है कि जो मीट में भी ना कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एक फेडरल ऑपरेटेड है, एक प्रोविंशियल ऑपरेटेड है। तो जो आप कह लें कि प्रीमियम जो मीट क्वालिटी के इंस्पेक्टर है उसके लिए नेवले चाहिए। लेकिन यह है कि जब आप इधर आते हैं तो आपको क्या होता है कि जैसे मुझे एक पार्ट टाइम जॉब की ऑफर आई वेटनरी क्लिनिक से, तो वो उन्होंने कहा जी हम आपको $18 देते हैं, लेकिन आप नेवले की तैयारी करें। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली, एक तो मैं प्रैक्टिस वाला बंदा भी नहीं था, दूसरा वो शेरवुड पार्क है वो इधर से 20 किलोमीटर पे था। तो आपको इस तरह के भी ऑप्शन है कि अगर आप नेवले करना चाहते हैं तो इधर पाकिस्तानी एडमिंटन में 3 से 4 वेटनरी क्लिनिक वाले बैठे हुए हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप पे। क्योंकि कल को आपने उधर ही, तो वो मुझे कहते थे आप करो, अभी आपको 18 देते हैं, फिर जब आपका नेवले हो जाएगा 30 देंगे, और फिर लास्ट वाला भी जब एग्जाम हो जाएगा तो $70 पर आवर देंगे। तो इस तरह की भी आपको अपॉर्चुनिटीज जोन सी हैं वो मिल सकती हैं कि आप अपनी स्टडीज के साथ इसको भी साथ लेके चले जाएं। लेकिन मैं और डॉक्टर साहब ज़रा प्रैक्टिस वाले बंदे नहीं हैं, एंटी पैट बंदे हैं। तो हमने उधर पाकिस्तान में भी नहीं प्रैक्टिस की है। लेकिन मेरा खुद इरादा है डॉक्टर साहब के नेवले अगर करूँगा तो मैं भी इसीलिए करना है कि मैं प्रीमियम मीट की तरफ जा सकूँ, या मैं एज अ वेट जा सकूँ पोल्ट्री में। तो वो भी मैंने रखा हुआ है कि एक दफ़ा ये चीज़ें सेटल हो जाएं, तो जब आप इधर आ जाओगे थोड़ा सेटल हो जाओगे, फिर आप वो एग्जाम भी साथ साथ दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। जी और डॉक्टर एक और साहब। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आया था कि डॉक्यूमेंट जोन से हैं वो वेरिफिकेशन। तो कनाडा के लिए किसी किस्म की आपको एचईसी की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए है आपको, सिंपल बस डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मोस्टली जब हम स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो
फ्रंट फ्रंट साइड स्कैन करते हैं और वो सबमिट करवाते हैं। लेकिन जो स्टैंपिंग होती है, टेस्टेशन होती है, वो बैक साइड पे होती है। सो अगर आप सिर्फ कनाडा को फोकस कर रहे हैं देन टेस्टेशन इज नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप हर जगह पे अप्लाई कर रहे हैं इस टाइम की, जहाँ मिलता है वहाँ अप्लाई कर देंगे, देन आप टेस्टेशन करवा लें। अगर लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ लोग करवाते हैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन से भी, अदरवाइज HEC इज इनफ। और ज़्यादा आगे जाना तो मोफा, इससे ज़्यादा टेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। डेट्स इट। तो आपका काम हो जाएगा। अच्छी बात अगर करवा लें, ताकि अगर आपको यूरोप में मिलती है हाँ, अपॉर्चुनिटी, यूरोप वाले लोग मांग लेते हैं, यूके मैंने भी वाले वो मांग करवा लेते ली हैं। थी। वो मैंने नॉर्वे के लिए करवाई थी क्योंकि नॉर्वे में चाहिए होती थी। हम्म। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में तो खास तौर पे नहीं चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही दे देती है कि आप पे कोई इस तरह का। दूसरा एक और जो बच्चों के माइंड में, मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि वो जो PVMC का हम पाकिस्तान से लाइसेंस लेते हैं, तो वो अभी तक तो कोई काम नहीं आया मेरे अगर कभी आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 10,000 मैं 8500 उस पे लगा के आया हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं आया है उसके। मैं तुर्किया में था। और होटल में मैं छोटा सा पर्स भूल आया था, उसमें मेरा कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड, PVMC कार्ड और 2-3 कार्ड और थे। फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर उसामा है तब वो पाकिस्तान से, उनसे पूछा था कि अगर मैंने कुछ वेटरनरी का करना हो तो वो छोटा कार्ड चलेगा या बड़ा लाइसेंस चलेगा। कहते बड़ा लाइसेंस चलेगा। फिर मैंने कहा तुर्की वाले कार्ड को उधर ही रहे, इस पे पैसे नहीं लगाने मंगवाने पे। तो आपकी बात सही है, वो किसी काम नहीं आता कोई। आप जब आप वेटरनरी मेडिसिन डायग्नोस्टिक सर्जरी से बाहर निकल आते हैं, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया हुआ है। जस्ट हम्म। आपको एनिमल का पता है, आप अब एनिमल साइंटिस्ट हो। कोई नहीं आपको कहेगा आप वेटरनेरियन हो। वेटरनेरियन बनना है तो आपको नेवली करना पड़ेगा देन। सो आपने बोला है कि जो एक्चुअल मीट इंस्पेक्टर होगा, जो डेजिग्ने जो असल डिजीज डायग्नोस करके, उसमें में भी नेवली चाहिए होगा। बट अगर आप डिफरेंट उसके जोन्स में आते हैं, डिफरेंट उसके ऑप्शंस में आते हैं, जनरल टर्म मीट इंस्पेक्टर उसमें डिफरेंट पे आते हैं, तो मे बी नेवले ना चाहिए हो। लेकिन सिंपल बात ये है, अगर आप चाहते हो कि मैंने एनिमल में डिजीज डायग्नोस करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, सर्जरी करनी है, ये 3 वर्ड हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी, प्रिस्क्रिप्शन देनी है, तो आपको नेवले चाहिए होगा। इसमें कोई अदर दूसरी राय नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैंने प्रोडक्शन करनी है, मैनेजमेंट करनी है, देन आपको नेवले नहीं चाहिए, देन आप ओके हैं विद सिंपल डिग्री। सो सिंपल वर्ड्स में, जो आपके जानने वाले लोगों ने BS एनिमल साइंस पढ़ा है, आप उनसे पूछ लें उन्होंने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर आपने उन सब्जेक्ट्स में काम करना है, आपको नेवले नहीं चाहिए। और अगर आपने क्लिनिक्स पे काम करना है, फिर नेवले चाहिए। और हाँ जी डॉक्टर साहब, आप भी कह रहे थे, मैं भी ये कहूँगा, मेरा भी नेवले करने का कोई भी प्लान नहीं है, मैं रश नहीं करूंगा। मैं हम्म। एनिमल जीनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, जो लैब लैब का वर्क है, जो घर से काम हो सकता है, ऑनलाइन काम हो सकता है, और कंसल्टेशन से हो सकता है, और जो सेम स्किल्स पाकिस्तान में अप्लाई हो सकती हैं, यहाँ अप्लाई हो सकती हैं, जर्मनी, US से, मैं वो सीखूंगा। और ये दौर AI का दौर है, ये दौर रोबोटिक्स का दौर है, तो मैं उनकी उसकी तरफ जाना चाहूंगा, ना कि मैं कन्वेंशनल प्रैक्टिस की तरफ, जो कि मुश्किल भी है, स्ट्रेस भी है। और कोविड 19 की वजह से मैंने सर्जरी ज़्यादा नहीं की थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरी वो स्किल्स कम हो गई थी। दूसरा, मुझे जब लोग बिहेव से, जब जानवर मर जाता है तो वो डॉक्टर पे डाल देते हैं, और एटीट्यूड सही नहीं होता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए भी नहीं करता। दूसरा, यानी हम मुसलमान हैं, नमाजें पढ़नी होती हैं, तो वो कुछ यहाँ भी ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर एनिमल का थोड़ा सा कपड़ों का भी देखना पड़ता है। और लास्ट मेरा ये मोटिव है, हम लोग, दुनिया भूख से मार रही है, खुराक है नहीं, महंगाई हो रही है, तो वो पैसे हम रिसर्च कैटल पे करें, शीप पे करें, गोट पे करें, गोश्त बढ़ाएं, दूध बढ़ाएं, उस पे मेहनत करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे मुल्क में लोग, पाकिस्तान में गरीब हैं, और जो अमीर लोग हैं, बिलियनियर हैं, वो कुत्तों बिल्लियों पे अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। मैंने 2 माह लाहौर में पेट प्रैक्टिस की थी, आलियान वेटरनरी क्लिनिक पे, 2019-20 में शायद। तो मैंने देखा था लोग बहुत अमीर अमीर हैं, उन्होंने एक कुत्ते के लिए कूलर का पंखा लगाया है, शेड बनाया हुआ है, एक मुलाजिम रखा है जो सुबह शाम खुराक डालता है। लेकिन उन लोगों का जो एटीट्यूड विद मुलाजमों से था, मोस्टली लोगों का अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि ये जो बिल्ली कुत्तों पे लाखों लगा रहे हैं महीने का, तो पाकिस्तान के बाकी हालात कैसे हैं। तो वहां यस। से भी मेरा दिल खट्टा हो गया था। और लास्ट बात, अगर आप बाहर आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पेट्स में नहीं है, स्कॉलरशिप्स लार्ज एनिमल में है, रूमिनेंट्स में है, पिग में है। तो ये मेन वजह भी होती है लोगों की पेट्स में ना जाने की।
और डर साहब एक चीज़ मैं ऐड करूं कि अभी मैं अगर अपनी एसओपी आपके साथ शेयर करूंगा या बाकी चीज़ें शेयर करूंगा तो ये सोच लीजिएगा कि ये जितने युवाफ के बच्चे हैं उनको भी एक्सेसिबल होंगी, आपको भी होंगी। तो अगर आप इसका कॉपी कट मारेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे मेरे यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसे ही करेंगे मेरा बहुत समझाने के बावजूद भी। तो इसका मतलब होता है कि आपने गाइडेंस लेनी है, आप इजीली जोन सा है। एक चीज ये है कि आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, लेकिन उसको ये नहीं कहना कि मैं डीवीएम कर लिया मुझे एक एसओपी लिख दो। वो इजीली पता चल जाता है इधर प्रोफेसर को। सॉरी आपने डॉक्टर साहब, अपना एक्सक्यूज मी। हम इसको ये वीजे वाला और ये हमारा कर एक दफा हो गया क्लोज, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। हाँ ठीक चले है। ठीक इस ठीक, डॉक्यूमेंटेशन में हम ईमेल जो कुछ भी हो सकता है, हम बिल्कुल। कवर करते हैं।